भी हाउसिंग के शेयर है, उन्होंने खरीदे हैं 900 के भाव पे। शुड आई एग्जिट और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? पीएनबी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग में ब्रेकडाउन कैंडल बन रही है, शायद रिजल्ट का इंपैक्ट है। बॉक्स के मिड से ऑलमोस्ट अपर थर्ड से पलटा है, तो बॉक्स का लो 746 आराम से आ सकता है। बिल्कुल नहीं छड़ना है स्टॉक को। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। दीपक जी का सवाल है, वो पूछते हैं उनके पास HDFC बैंक के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 935 और KPIT के 1200 शेयर है एट द रेट ऑफ 1270 और एडिटा के 5000 शेयर है एट द रेट ऑफ 145। वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा करते हैं ये। तीनों ही शेयरों में आपकी राय? तीसरा कौन सा था हमने? एरेडा, IREDA। अच्छा, इरेडा। इरेडा में देखिए 1.5 साल आपको कुछ भी नहीं मिलना है। वही जो रैली आई थी अभी 145 तक, प्री बजट रैली में सब उत्साहित हो गए थे, तब भी यही क्लियर था। 140 से 10 रुपए 20 रुपए ऊपर, 140 से 10 रुपए 20 रुपए नीचे, इसी रेंज में 1.5 साल ट्रेड करेगा, जिसमें अभी 4 महीना भी नहीं निकला है। तो ये आपको 1 साल 1.25 साल ऐसे ही फ्रस्ट्रेट करेगा। 140 का मीन है, 10-20 रुपए ऊपर जाएगा, 10-20 रुपए नीचे आ जाएगा। केपीआईटी में ये प्रीएम्प्टिव जो कैंडल बनी थी 7 जनवरी, उसका लो टूट चुका है 1139 के नीचे। तो डाउन साइड आपको मिलेगी पहली 1066 तक। तो केपीआईटी नॉट लुकिंग गुड। मैं इसलिए बार बार बोल रहा था कि केपीआईटी और बिरला सॉफ्ट, इन सब की जगह आप HCL टेक महिंद्रा भरिए। देखिए टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट आ चुका, 20 रुपए रह गया। HCL टेक भी आ जाएगा, इन्फोसिस भी आ जाएगा। ये मिड कैप आईटी से दूर रही है। पता नहीं लोगों मिड कैप आईटी कैसे अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पे। अगेन HDFC बैंक 915 के स्टॉप लॉस गैप फिल करने आया है। अगर आप ट्रेडर हैं तो यही आपका स्टॉप लॉस है। 915 के नीचे क्लोज करे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और दोबारा री एंट्री 945 के ऊपर बनेगी। बट HDFC बैंक इज नॉट अ ट्रेडिंग काउंटर। इसमें स्टॉप लॉस टारगेट की जगह स्लो एंड स्टडी एक्यूमुलेशन करना चाहिए। बॉक्स लो अगर फेल करेगा, जब भी करेगा, बॉक्स हाई प्लस एक्सटेंशन 1120 रुपए जा रहा है। यहां से हो सकता है 20, 25, 30 रुपए नीचे आपको पैनिक वाला झटका दे दे। एशियन पेंट्स याद कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा समय खींचा था 3-4 महीना, बट जब चला तो 2185 से 2900 नॉन स्टॉप चला। हो सकता है समय खींच ले, बट 1100 जा रहा है, इसमें कोई दाग नहीं है, कोई शक नहीं है। मोर देन 1000% ये 1100 रुपए जा रहा है। ओके, अगला सवाल जो है वो मयंक का है। वो पूछते हैं, अंशुल सर हमेशा बोलते हैं कि लार्ज कैप्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ATGL एक मिड कैप स्टॉक है, इसमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए या नहीं? मेरा व्यू 1 साल का है। देखिए मैं बाय ऑन डिप नहीं करूंगा ATGL में। या ATGL इज समवट क्लोज टू लार्ज कैप, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। गिर के थोड़ा सा बढ़ेगा, 1 लाख करोड़ अभी पहुंच जाएगा, लार्ज कैप हो जाएगा। तो बुलिश रिएक्शन जो मुझे चाहिए था वो प्राइमा फेसी कल बना है डेली पे। और अगर वीक एंड होते होते 545 के ऊपर क्लोज हो गया तो वीकली चार्ट पे भी बुलिश एविडेंस बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव बाई कर लेना चाहिए। सो इट इज नॉट ए बाई ऑन डिप। एविडेंस पहला प्राइमरी छोटा सा मिला है, उस पे बिल्ड कर रहे हैं। अगर या एविडेंस फेल हुआ तो 15-20 रुपए चला जाएगा, लेकिन एविडेंस अगर सक्सेसफुल रहा तो नॉन स्टॉप 630 तक की बाउंस बैक मिल जाएगी। तो इसलिए मैं वो रिस्क ले रहा हूँ कि 15-20 रुपए। आज ही अदानी ग्रीन खरीद के कॉल्स बेचे हैं मैंने, कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। तो मैं तो अपने हिसाब से अदानी में लॉन्ग प्ले करते ही जा रहा हूँ कॉल राइटिंग के साथ, ताकि ब्याज का नुकसान ना हो। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल में नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा है कि मुझे अंशुल सर से पूछवा दीजिए MMTC, CSB बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, M&M फाइनेंशियल, बाइंग प्राइस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लीज। सब कुछ आप ही से मांगेंगे। देखिए M&M फाइनेंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 378 के आसपास से। तो अभी 316, 325 रीटेस्ट करने आ रहा है। वहां पे जैसे ही कोई अच्छा एविडेंस बनेगा बाई करेंगे। बैंक इंडिया कंपेयर टू यूनियन बैंक थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है, बट आउट ऑफ ऑल PSU बास्केट्स सेकंड हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है। आज भी वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है, 300% वॉल्यूम राइज है। तो ये जो ब्रेकआउट बना है 150 के आसपास, धीरे धीरे 165 आ गया है। 138 का स्टॉप लॉस है, अभी स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं हुआ है, 138 ही रहेगा। टारगेट इसका धीरे धीरे 300 रुपए है। तो एक स्ट्रेच में IOC याद कर लीजिए, 128 पे आप लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे,
वो नहीं चला और जब आप फ्रस्ट्रेट होके निकले उसके बाद वो सीधा 170 रुपए हो गया था। सेम चीज इसमें हो सकती है कि जब आप एक्सपेक्टेशन मोमेंटम की करेंगे आएगा नहीं, फ्रस्ट्रेट होके जब रिटेल निकल जाएगा उसके बाद अचानक मोमेंटम आएगा। तो पेशेंस कम हो तो ये पीएसयू स्टॉक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तीसरा सीएसपी बैंक, तीसरा एमएमटीसी 70.5 के ऊपर टिकेगा तो ही तेजी आएगी, नहीं तो ये जो प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो 6386 है, ये टूटा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत इस स्टॉक में बढ़ने लगेगी। तो जब तक उसके ऊपर है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी बचा इनका सीएसपी बैंक, इसमें जो 105 हफ्ते का वीसीपी ब्रेकआउट 429 पे आया था, वो शॉर्ट टर्म में 574 पे टॉप आउट हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट होना था, 455 का कल लो बना है, 50 डे मूविंग एवरेज 450 था, तो अभी और समय लेगा, हो सकता है 426 रीटेस्ट करने भी आ जाए ब्रेकआउट पॉइंट, बट पूरे स्ट्रक्चर में भी कोई बदलाव नहीं है। फर्स्ट मूव खत्म हुई है, सेकंड मूव के लिए पुल बैक लेके तैयार कर रहा है, जैसा हीरो मोटो कॉर्प ने किया था 6200 पे टारगेट अचीव, मतलब फर्स्ट मूव खत्म करने के बाद वापस ब्रेकआउट रिटेस्ट होने आया है, ये लगभग वो चीज कर सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। वो कहते हैं कि क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? उज्जीवन बिल्कुल करना चाहिए, आज ये अच्छी बहुत बेहतरीन कैंडल बनी है, बट उज्जीवन में हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग का काउंटर नहीं है। अगर 318 हफ्ते लगे हैं पैटर्न बनने में, तो एलएनटी को भी तो एक साल लग गया ना 140 से 340 आने में, तो हो सकता है एक आध साल ले ले, बट पूरा आईपीओ बेस ब्रेकआउट है 318 हफ्ते का। अगर ये चला तो 99 रुपए में तो कोई दाग नहीं है, बहुत आराम से मिल जाएगा। बस रिस्क मैनेज कीजिए, 51 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार वापस क्वांटिटी कैलकुलेटर मौका मिला रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए आप 61 रुपए में 60 रुपए 50 पैसे में ले रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस 51.5 यानी 51 पकड़ लेता हूं, यानी 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो 4% रिस्क पे जाएगा, यानी 4000 रुपए, 4000 डिवाइड बाई 9.5 यानी आपकी 421 क्वांटिटी आती है 1 लाख रुपए पे। तो रिस्क ऑन कैपिटल हो गया 4% और 421 इंटू 60.5 हो गया 25% आपकी कैपिटल डिप्लॉय होगी, 4% आपकी कैपिटल का रिस्क होगा। अगर स्टॉप लॉस कटा तो 4% कैपिटल का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट मिली तो 421 इंटू 40 16,000, यानी आपकी अगर गई तो 4% कैपिटल जाएगी, अगर टारगेट अचीव हुआ तो 16% ऑफ द कैपिटल रिटर्न मिलेगा। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, बिल्कुल रिस्क ले लेना चाहिए। पंकज कुमार जी पूछते हैं, क्या मैं AGIIL, E2E, जयसवाल नेको के स्टॉक को बाय कर सकता हूं? ये आपसे हमेशा यही सवाल पूछते हैं और यही 3 स्टॉक पूछते हैं, ऐसा क्यों? ये तो यही बता पाएंगे मैडम। E2E, जयसवाल, और पहला कौन सा था? पहला स्टॉक जो था वो AGIIL। देखिए AGIIL कल हमने बाई दिया था, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, आज सेलिंग आ रही है, तो स्टॉप लॉस कट गया ना। AGIIL में कल बाई दिया था, बेसिकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, नहीं है तो अभी तो कट रहा है, स्टॉप लॉस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब नए ट्रेड का वेट करना चाहिए जब तक कोई नया ट्रेड ना बने। जयसवाल निको में 79 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, जिसके नीचे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए, नया सेटअप बनने का वेट कीजिए। मोस्ट लाइकली जब 50 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होगा 4-6 हफ्ते लगा के, और थोड़ा सा मिड कैप इंडेक्स सुधरेगा, तब इसमें रिन्यूड अप ट्रेंड आएगा। स्ट्रक्चर में कोई डेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पकड़े बैठे रहे। 79 के नीचे नहीं करना है लॉन्ग, बेच के साइड लाइन पे बैठना है। जब सेकंड पैटर्न बन के अटेम्प्ट बनेगा ब्रेकआउट का, दोबारा बाय देंगे। जयसवाल निको टॉप ऑफ द लिस्ट है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, जैसे ही ट्रेड बनेगा जरूर देंगे। आखिरी बचा E2E नेटवर्क, वीकली पे बुलिश एविडेंस लास्ट वीक आ चुका है, यहाँ से स्टॉक भरना चालू कर देना चाहिए। 3200 से 3800 का पहला टारगेट रहेगा, 3-4 साल 5 साल छोड़ दीजिए, मोटा पैसा मिलेगा इसमें। ओके, ब्रिजेश का सवाल है, वो पूछते हैं L&T टेक्नोलॉजी के बारे में। उनके पास 3910 के स्तर पर उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। वो पूछते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए इंट्राडे प्लेयर है तो 3860 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस कल का लो होना चाहिए 3716। तो आई वुड बेटर प्ले स्विंग ट्रेड इन दिस 3716 के स्टॉप लॉस से, ताकि 4000 और 4200 की एक पॉसिबिलिटी जो खुली है
वो कैपिटलाइज की जा सके। तो अगर और क्वांटिटी इस हिसाब से लीजिए कि नो मोर देन 0.25 या 0.5% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे जाए। प्रदीप्ता हमें भुवनेश्वर से लिखते हैं, वो कहते हैं अंशुल सर, MBAPL एंड कर्नाटका बैंक बाय करे क्या? इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? कर्नाटका बैंक में बिल्कुल भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल जो थी 192 उसका लो भी टूट गया, और स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 195 था, वो भी टूट चुका है। तो लिक्विडेशन में 171 रुपए तक ये स्टॉक आराम से आ सकता है। दूसरा स्टॉक ये मध्य भारत एग्रो प्रोटेक्ट है। वॉल्यूम बहुत कम है, मार्केट कैप 3600 करोड़ का है, और एग्जैक्टली वही पैटर्न बना है जो एक समय IRB में बना था, और अति उत्साह में मैंने खरीदा था और 70% का झापड़ पड़ा था। भूल जाइए स्टॉक को, गलती से भी 373 टूटा, मुंह के बल गिरेगा 230 रुपए तक। चलिए अगला सवाल जो है वो है एजाज का, वो पूछते हैं ICICI बैंक पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? ICICI बैंक इस लेवल पे कुछ नहीं, 1328 के पास सवाल पूछिएगा, 1328 के बाद बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे। हेमंत पॉल पूछते हैं सर 6 महीने के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए, 2 स्टॉक बता दे, 2 लाख लगाना है। अभी तो बजट निकल जाने दीजिए, फिर कुछ ना कुछ मिलेगा, और बिल्कुल अभी एंटर करना ही है तो JSW इंफ्रा 261 बहुत बेहतरीन वॉल्यूम से प्रोटेक्ट किया है, तो JSW इंफ्रा घुस जाना चाहिए। ओके, और अगला सवाल जो है वो